यहाँ जो गांधी जी ने राम के बारे में बताया है वो राम भगवान के बारे में नहीं बताया। उन्होंने बताया है कि जो हमारे समाज में जितने लोग रहते हैं उन लोगों के अंदर में क्या वो राम जैसा गुण है। प्रत्येक व्यक्ति में वो राम खोजना चाहते हैं कि कौन से व्यक्ति में राम मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बीए पार्ट 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर कराने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये आरवी हिंदी बीए पार्ट 2 का है, जिसके ये जो फर्स्ट जो इसमें दिया हुआ निबंध निकुंज, जिसके संपादक है रामाकांत झा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। निबंध निकुंज के संपादक कौन है? रामाकांत झा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट में हम आगे पढ़ेंगे मोक्षदाताराम जो शीर्षक निबंध है। क्या है? मोक्षदाताराम एक प्रकार का निबंध है। मोक्षदाताराम के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। मोक्षदाताराम शीर्षक निबंध में महात्मा गांधी ने मुख्य रूप से यह संदेश दिया है कि वे जिस राम का गुणगान करते हैं वे वाल्मीकि या तुलसीदास या कालिदास या भवभूति अथवा गीतादास के राम नहीं है, अपितु उनके राम निर्गुण है, निराकार हैं, जो जगत के स्वामी और संसार का उद्धार करने वाले हैं। जो राम गांधी जी के आराध्य अथवा उपास्य है वे कोई अवतारी पुरुष नहीं बल्कि अजन्मा, अगोचर और अविकारी है। गांधी जी ने स्पष्ट किया है कि उनके राम दशरथ पुत्र या सीता पुत्र नहीं है बल्कि उनकी कल्पना के राम है, जो सृष्टि के रचयिता और स्वामी और त्राता है। यानी कहने को देखिए, यहाँ जो गांधी जी ने राम के बारे में बताया है वो राम भगवान के बारे में नहीं बताया। उन्होंने बताया है कि जो हमारे समाज में जितने लोग रहते हैं उन लोगों के अंदर में क्या वो राम जैसा गुण है। प्रत्येक व्यक्ति में वो राम खोजना चाहते हैं कि कौन से व्यक्ति में राम मिल जाए। तब हम नेक्स्ट में आगे की ओर पढ़ेंगे। तो पहले हम महात्मा गांधी जी के बारे में पहले व्यक्तित्व परिचय जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं जो मोक्षदाताराम के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, जो महात्मा गांधी जी उन्होंने अपनी ये जो निबंध लिखी है मोक्षदाताराम, तो उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी के बारे में डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चंस यानी आगे जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं राष्ट्रपति के सर्वोच्च जन सम्मान से सम्मानित अहिंसा के विश्वदूत महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म राजकोट गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। तो आपको मालूम होगा। ठीक है, उनके माता जी का नाम पुतलीबाई था और उनके पिताजी का नाम मोहनदास था। ठीक है, याद रखिएगा। और अपने महान कर्तव्यों के कारण वे महात्मा गांधी कहलाए। ठीक है, वो अपने महान कर्तव्य के कारण वे महात्मा गांधी कहलाए। ठीक है, वकालत की उपाधि लेकर 1891 ईस्वी में ब्रिटेन से भारत आए। ठीक है, पराधीन देश की दुर्दशा ने उन्हें आत्मदर्शन के लिए प्रेरित किया और उनका हृदय आत्मोन्नयन के संकल्प से लबाब भर गया। ठीक है, जीवन में सत्य के प्रयोग द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ उनकी अद्भुत आत्मकथा है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा और संपूर्ण देश की एकमात्र संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया है। यानी उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा और संपूर्ण देश की एकमात्र संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया है। ठीक है, फिर आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ संकलित निबंध मोक्षदाताराम में महात्मा गांधी के आध्यात्मिक चिंतन का एक प्रबल पक्ष प्रस्तुत है। इस निबंध में गांधी जी ने यह भी बताया कि हर साधक का अपना अपना राम होता है। महत्व इस बात का है कि कौन अपने राम से कितना तल्लीन हो जाता है और कौन उससे तल्लीन हो पाता है, और इसकी व्यक्तित्व तल्लीनता ही उनके व्यक्तित्व मोक्ष का कारण हुई। इस अर्थ में अवतार संबंधित कथाओं पर ही आश्रित होना आवश्यक नहीं। यानी देखिए, इसमें मोक्षदाताराम में जो महात्मा गांधी द्वारा बताया गया है कि देखिए राम वो भगवान के बारे में पूरे डिटेल में नहीं बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जो हमारे समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उसके अंदर कौन से यानी किस प्रकार के गुण हैं, यानी उसी गुण को ये राम समझकर ही इसको बता रहे हैं कि हम प्रत्येक व्यक्ति में यह देखना चाहते हैं कि उनके अंदर किस प्रकार का राम है। तो वो इसने बताया कि हर साधक का अपना अपना राम होता है। वो अपने तौर तरीके से अपने जीवन यापन करते हैं, उसके अपने रहन सहन, अपने बोली विचार हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इन्होंने महात्मा गांधी ने अपने इस जो मोक्षदाताराम है उसमें इसी प्रकार की व्याख्यान अपने निबंध के अंतर्गत की है। ठीक है, तो उसको आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो हम इसका प्रोवाइड कर देंगे आपको डिटेल में PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप लोग वहाँ से जाइएगा, जुड़िएगा। लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ जाइएगा, वहाँ से आपको पूरा डिटेल में आपको पूरा इसका क्वेश्चन विथ आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से देखिए। नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। स्वरूप देखिए। ठीक है, स्वरूप देखिए जिसके लेखक कौन है? विनोबा भावे। इसको आप पहचानते होंगे। ठीक है, विनोबा भावे जो, इसके बारे में पहले डिटेल में जान लेते हैं। उसका क्या नाम था, क्या कब जन्म हुआ, ये सभी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सर्वोदय जैसे मौलिक चिंतन और भूदान यज्ञ जैसे मौलिक कार्यक्रम के लिए जन जन में समादृत आधुनिक युग के संत शिरोमणि विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र में
कुलाबा जिले जो है उनके गगोदा ग्राम में 11 सितंबर 1895 ईस्वी में हुआ। महात्मा गांधी के दिए सत्याग्रह के आदेशों के जीवन में अंतःकरण में उतारने के संकल्प के साथ उन्होंने अन्वेषण में ही अपने संपूर्ण समय को सार्थक किया। इसके साथ प्रारंभ से ही अध्यात्मक और भारतीय संस्कृति के मौलिक तत्वों और तथ्यों की खोज में इन्होंने अपना अन्वेषण मूलक जीवन बिताया। यानी जो विनोबा भावे थे उन्होंने महात्मा गांधी से उनसे प्रेरित होकर प्रारंभ से ही वे आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ चुके थे और भारतीय संस्कृति को बरकरार रखने के लिए वो अन्य तथ्यों की खोज में अपना जो जीवन है उसमें बिता दिया। ठीक है। मराठी भाषा बहुभाषाविद विनोबा ने बड़े सहज रूप से हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा ही नहीं, अपने मूल्य चिंतन को हिंदी के माध्यम में ही व्यक्त किया। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, वो ज़्यादातर मराठी भाषी भी थी और बहुभाषाविद यानी बहुत सारे भाषा के भी उसकी ज्ञानी थी। ठीक है, विनोबा भावे। और उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा ही नहीं, वो अपने अमूल्य चिंतन को हिंदी के माध्यम में ही व्यक्त किया। ठीक है, फिर आगे मिडिल में पढ़ें। यहाँ जो बताया गया आपको संकलित निबंध स्वरूप देखी में आचार्य विनोबा भावे ने समाज सेवियों को अपने अंतर्दर्शन और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया है। उनकी यह प्रयोग सिद्धि उपलब्धि है कि अपना आचार ही प्रचार का एकमात्र साधन है। ज्ञान और कर्म की जो शिक्षा हम दूसरों को देना और उसमें देखना चाहते हैं, उसे पहले अपने जीवन में उतारने की पूरी प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। साधन बनकर ही कोई साधना का आदर्श उपस्थित कर सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब बहुत सारे लोग मान लीजिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पहले मैंने ये पढ़ा है, उसके बारे में पहले मैंने गहन चिंता की, गहन उसका अध्ययन किया है, इसके बारे में गहन अध्ययन करने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि इसका मुझे पूरा अनुभव है, इसके बाद मैं पूरा बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार ये विनोबा भावे यहाँ बता रहे हैं कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना हो तो पहले उस बात को वो खुद अपने आप उतारें, अपने में उतारें, फिर उसको गहन चिंतन करके तब दूसरे में भी गहन चिंतन करके, फिर अपने आप पहले गहन चिंतन करके फिर दूसरों में उसकी खामियां और उसकी जो बुराइयां हैं उस सभी को बताएं। पहले अपने अंदर वो खामियां को दूर कर लें। ठीक है, इसके द्वारा विनोबा भावे ने अपने इस हिंदी माध्यम के द्वारा स्वरूप भी देखिए, यानी खूब स्वरूप पहले अपना देखिए, फिर अपना जो जितना कमियां है उस सभी को दूर करके फिर दूसरों की कमियां को दूर करिएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा इन्होंने अपने एक आदर्श भावना को इसमें उपस्थित किया है। आप लोग इसको पढ़िएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके वहाँ अंदर में जाने पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से उसका पूरा डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। विविधता में एकता, यानी इसके लेखक कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। भारत में इस शिक्षा शास्त्री का जन्म 31 अक्टूबर 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। और 19 फरवरी 1556 में स्वर्गारोहण, यानी 11 और इधर 56 यानी 67 या सीमा इन्होंने अपने जीवन यानी इनका जीवन मात्र 67 वर्ष का था। ठीक है, 67 वर्ष का। लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। जो थे आचार्य नरेंद्र देव, वो लोकमान्य तिलक जयप्रकाश नारायण थे, उसके नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। तदुपरांत काशी विद्यापीठ में अध्यापक बने, आचार्य बने और वहाँ के कुलपति भी बने। 1934 में उन्होंने जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा ये अपने साथ मिलकर के अपने अग्रदूत की भावना में उपस्थित हुए और जिसके द्वारा इन्होंने अपने विविधता, यानी देखिए विभिन्नता होने के बावजूद, यानी देखिए जाति प्रथा को नहीं देखना है, कोई भी जाति को हो अपने देश की रक्षा के लिए सभी जातियों को एक साथ होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसलिए उन्होंने विविधता में भी एकता को समझ करके और उसके साथ मिल करके उन्होंने देश को बचाने का कार्य किया। ठीक है, और सहयोग आंदोलन में भाग लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, इसके अब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, और आगे उन्होंने बताया कि राम मनोहर लोहिया द्वारा अन्य सहयोगियों के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। इस संबंध में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, यानी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और बौद्ध दर्शन नामक ग्रंथ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीयता और समाजवाद उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। यहाँ प्रस्तुत 2 निबंध उसके प्रसिद्ध साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति से लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ संकलित निबंध विविधता में एकता आचार्य नरेंद्र देव
विविधता में एकता हिंदू धर्म की सर्वग्राही संवेदनशीलता का एक अतरंग विवेचन प्रस्तुत करता है। अनेक ऐतिहासिक उदाहरणों और स्थितियों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया है कि किसी भी धर्म की महत्ता को सहज रूप से स्वीकार कर लेने और उसे संपूर्ण सम्मान देने और उसकी सार्वभौमिक तत्वों को अपने में शामिल कर उन्हें मौलिक रूप में समुद्र की तरह फैले रहने की अद्भुत क्षमता इस धर्म में है। इससे उन्होंने हिंदू धर्म से भारतीय धर्म कहना अधिक सार्थक समझा। देखिए, आप लोग यहाँ पर ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इसे धर्म में कन्वर्ट नहीं किया उन्होंने, भारतीय धर्म समझकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एकजुट किया। ठीक है, एकजुट करने में बहुत ही आगे रहे और इस संबंध में उन्होंने अपना योगदान दिया। ठीक है, जिससे न जाने कितने संप्रदाय, कितने पंथ अपनी पहचान सुरक्षित कर पाते हैं और कुछ खोते नहीं। इस निबंध में आचार्य नंददेव ने बताया है कि इस भारतीय धर्म में विविधता में एकता का कैसा सफलता अन्वेषण किया। यानी उन्होंने अपने इस भारतीय धर्म में प्रत्येक धर्म को, किसी प्रकार की पंथ या फिर जितने भी संप्रदाय के लोग हैं उसे सुरक्षित पाते हुए कुछ उन्हें खोते नहीं देखा और उसके संबंध में वो साथ में मिलकर विविधता में एकता करके सफल अन्वेषण किया। ठीक है, तो आचार्य नारायण देव को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऐसा काम करने का कार्य किया। ठीक है, फिर आगे हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं मैं मजदूर हूँ। मैं मजदूर हूँ जिसमें भगवत शरण उपाध्याय ने एक मजदूर की भांति अपने आप को एक मजदूर की भांति रख कर इन्होंने इस प्रकार की रचना यानी निबंध लिखी। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। एशिया और भारतीय संस्कृति के व्याख्याकार और विचारक के रूप में इन्हें उल्लेखनीय ख्याति मिली है। किन्हें? भगवत शरण उपाध्याय को। ठीक है, इनका जन्म 1910 ईस्वी में बलिया जिला में हुआ। भारत के प्राचीन इतिहास और पुरातात्विक गहनता में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि है और उससे भारतीय संस्कृति के स्वरूप को समझने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है। यानी जो भगवत शरण उपाध्याय हैं उन्होंने भारतीय संस्कृति और यानी भारतीय संस्कृति के बारे में इतने ज़्यादा व्याख्या और विचार करके उन्होंने अपना जो निबंध जो प्रस्तुत किया है, जिनके बारे में भारतीय संस्कृति के स्वरूप को समझने बहुत ही ज़्यादा सरलता हुई है, यानी आसानी मिली है। ठीक है, फिर आगे डिटेल में इसको पढ़ते हैं। यह प्रस्तुत निबंध जो है सो मैं मजदूर में लेखक ने साहित्य व्यंग्य की भाषा में मजदूर जीवन की मजबूरी को समेटा है। संसार के सारे निर्माण की सारी भागीदारी निभाने के बावजूद भी उसका अपना कुछ नहीं होता। सर्वत्र निराकार उसकी नियति है और उसकी इस नियति पर विश्व यानी सारा विश्व विदा है। विश्व भर में मजदूर की करुणा और पराभव को देखने का समय किसी को नहीं। लेखक ने बड़ी धारदार भाषा में इस विश्वव्यापी व्यवस्था को उभारा है। तो यहाँ पर लेखक ने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दृष्टि में बताया है कि अपनी दृष्टि के हिसाब से कि मजदूर जो होते हैं वो देखिए कितना भी बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो एक झुग्गी झोपड़ी के हिसाब से रहते हैं और वो अपना जीवन यापन इतना कठिन करने के बावजूद भी इतनी गरीबी में बिताते हैं कि जितने जो बाहर के लोग हैं वो सभी इन्हें विश्व यानी कहने का मतलब पूरा विश्व में इसका बेदर्द है, यानी कहने का इसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने मजदूरी की होगी उन्हें ये महसूस हुआ है, बट वो भी बयान नहीं कर पाता है। ठीक है, कि उन्होंने कितनी मजदूरी की है, इसको प्रत्येक लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इसके जो चैप्टर के लेखक जो भगवत शरण उपाध्याय हैं उन्होंने अपने हिसाब से अपने जो अंदर उन्होंने मजदूर की एक भावना को रख करके उन्होंने किसी इस प्रकार का निबंध लिखा है जिसको पढ़ने के बाद आपके भी आँख से आंसू छलक आएंगे। ठीक है, तो इसको आप अवश्य पढ़िएगा। तो यहाँ पर इन्होंने विश्व भर के मजदूर की करुणा और प्रभाव को देखते हुए इन्होंने ये निबंध लिखा है। ठीक है, मैं मजदूर हूँ। इसमें बहुत ही ज़्यादा गहनता रूप से इसको वर्णन किया गया है, तो आप लोग ज़रूर इसको पढ़िएगा। आपके एग्जाम में ज़्यादातर आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है अगले जो चैप्टर हैं वो महाकवि बाणभट्ट की सृष्टि और दृष्टि, यानी जिसको जो लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है, फिर इसके बारे में डिटेल में भी यहाँ पे जानते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के अग्रणी विद्वानों में है। यानी जो ये जो है वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका जो है से भारतीय इतिहास और संस्कृति में यानी साहित्य और संस्कृति में गंभीर अध्येता के रूप में इसका नाम देश के अग्रणी विद्वानों में है। इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ और सन 1229 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए पास करने के बाद 1940 ईस्वी में मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद को उन्होंने सुभूषित किया। तदुपरांत 1946 से 51 तक उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष का काम बड़ी प्रतिष्ठा और सफलता के साथ किया। यहाँ प्रस्तुत निबंध भागवत महाकवि बाण की सृष्टि और दृष्टि का अद्वितीय सृजन शक्ति का विवेचन प्रस्तुत करता है।
संस्कृत साहित्य में वे एक युग परिवर्तक ही नहीं, एक असामानांतर गद्यकार भी हो गए हैं, जिनके गद्य कृति में एक संपूर्ण महाकाव्य की संपूर्ण विशेषता परत दर परत सिमटी हुई है। डॉक्टर अग्रवाल ने उनके संबंध में इसी संबंध में लिखा है कि 7वीं सदी की भारतीय संस्कृति का रूप चित्रण करने के लिए बाणभट्ट किसी विशिष्ट कला संग्रह से उस संग्रहाध्यक्ष की भांति है जो प्रत्येक कलात्मक वस्तु का पूरा ब्यौरा कर पाते हैं। तो इसके बारे में इन्होंने जो कि महाकवि यहाँ पर बताया कि वासुदेव शरण अग्रवाल डॉक्टर यानी महाकवि बाणभट्ट जो थे, उनकी जो लिखी गई है सृष्टि और दृष्टि, उसके उन्होंने उसी में से कुछ डिटेल में अपने जो कुछ शब्द एकत्र किए हैं और उन्हें आपने प्रस्तुत इस ग्रंथ में उन्होंने अपने बयां किए हैं। तो आप लोग इसे भी ज़रूर पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर व्यक्तित्व परिचय, ये तो मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग देखिए इसी प्रकार के सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो आप लोग इसको डिटेल में पढ़ करके और इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो पूरा लिंक मैंने पहले बता चुका हूँ कि इसका लिंक जो है सो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चंस का PDF प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाकर के जुड़िए और वहाँ से आप देखिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके साथ। अगर आपको सजेस्ट करना हो तो हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार का टॉपिक लेकर के आएँ, तो हम उस पर भी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।